नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन विज्ञान के लेके आया हूँ और जितना अंदर हमारे नॉलेज है उसको बताने की कोशिश करूँगा आपसे। एक्स्ट्रा फैक्ट इन 20 क्वेश्चंस के अलावा तो आप देखिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जितना हो सके, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आप कितनी गलती करते हैं यह कितने धीरे बढ़ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलती कर रहे हैं, कितने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। इसीलिए लगातार धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहिए, इससे सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि निरंतरता का अभ्यास दिया है कि निरंतर मेहनत करने से सफलता भी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरएच कारक की खोज किसने किया है? तो आरएच कारक की खोज किसने किया है? हक्सले, लैंड स्टीनर एवं बीनर, डार्विन, बैलेस। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आरएच कारक की जो खोज की है तो हक्सले, लैंड स्टीनर एवं बीनर जी ने किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। लैंड स्टीनर एवं बीनर ने आरएच कारक की खोज की है। ये रक्त में पाया जाता है आरएच कारक। तो ध्यान रखिएगा, ये रीसस बंदर के ब्लड में इन्होंने प्रयोग किया था लैंड स्टीनर एवं बीनर जी ने, और इसी के माध्यम से इन्होंने आरएच कारक दिया है रक्त में। ये आरएच कारक होता है, फैक्टर होता है। और रक्त यहाँ पर बता देता हूँ, रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया है, कार्ल लैंड स्टीनर। जबकि जो आपका रक्त समूह है और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे जी ने किया है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी देगा आरएच कारक अथवा आरएच फैक्टर की खोज किसने किया है तो लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया है। और आरएच कारक मिला कहाँ है तो रीसस बंदर में मिला है। रीसस बंदर के द्वारा इन्होंने ब्लड से इनके प्राप्त किए हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया है तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है। पर संचरण तंत्र की खोज किसने किया है तो विलियम हार्वे जी ने किया है। और रक्त में आपको पता ही है 4 समूह होते हैं। रक्त के ब्लड के 4 समूह होते हैं। ब्लड 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। इसमें से जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी माइनस और आपका ए बी प्लस, ओ माइनस और ओ प्लस, ये जो ग्रुप होते हैं इनमें से ओ माइनस जो होता है सर्वदाता होता है। ये सर्वदाता होता है। जबकि ये भी जो प्लस है ये सर्वग्राही होता है, किसी से आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में देगा कितने रक्त समूह होते हैं तो 4 होते हैं। सर्वदाता कौन सा होता है तो ओ ग्रुप होता है। सर्वग्राही कौन सा होता है तो ए भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हक्सले दिया है, तो हक्सले जो है तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार का है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हक्सले जी ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। और डार्विन ने उत्परिवर्तन से संबंधित नियम दिए हैं कि जितना आप अंगों का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा उनमें विकास होगा। जैसे जिराफ की गर्दन जो है लंबी होती है, तो डार्विन ने यही बताया कि उस समय जो पौधे थे इतने ऊपर झाड़ियाँ बची थी कि गर्दन उठाकर जिराफ को अपना भोजन ग्रहण करना पड़ता था, जिसके कारण उसकी जो गर्दन है उसमें परिवर्तन हुआ। ये डार्विन ने उत्परिवर्तन से संबंधित नियम दिए हैं, बताए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो यहाँ पर जो दांतों में है या कैल्शियम पाया जाता है। दांत में कैल्शियम और फास्फेट मिलकर के दांत का निर्माण करते हैं। तो दांत में जो है आपका कैल्शियम प्लस फास्फेट मिलकर के दांत का निर्माण करते हैं। और दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल होता है। इनेमल जो है सर्वाधिक कठोर होता है, चमकदार होता है। इनेमल दांतों में पाया जाता है। शरीर कह देता है सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो इनेमल होता है दांत का। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, ध्यान रखिएगा। और दांत जो हैं तो ये भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं दांत। इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर्स, ये 4 प्रकार के होते हैं दांत। कुछ जो है काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ जो है कुतरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और चबाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं मोलर और प्रीमोलर, ध्यान रखिएगा। तो दांत भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और जो इसका दांत सूत्र होता है, जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक जो है 20 दांत, ये अस्थायी दांत होते हैं। ये दूध के दांत भी कहलाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, तो ध्यान रखिएगा ये अस्थायी होते हैं, ये दूध के दांत होते हैं। जबकि स्थायी दांतों की संख्या यहाँ पर 32 होती है। 32 जो है स्थायी दांत पाए जाते हैं मानव जीवन में पूरे। तो 32 दांत जो है स्थायी पाए जाते हैं, 20 जो है दूध के दांत होते हैं। इसका सूत्र होता है 21, 23, इसका सूत्र होता है दांत सूत्र, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 जो है इंसीजर, एक केनाइंस और एक जो केनाइंस होता है एक उतरने के लिए किया जाता है। 2 जो है प्रीमोलर और 2 जो है मोलर होते हैं और 3 जो है प्रीमोलर्स होते हैं। और यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो आपका जो पूरा दांत है निकल के आएगा। देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 ऊपर हो गए, 8/8 इंटू 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16/16, क्योंकि ऊपर भी 2 का गुणा होगा, नीचे भी, तो 16 16 32 हो जाएंगे। 16 दांत ऊपर पाए जाते हैं, 16 दांत नीचे पाए जाते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। तो ये दांत का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे तब जाकर आपको कहीं मिलेगा। मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चांदी। चांदी का जो संकेत होता है Ag होता है। Ag क्यों होता है? इसको चांदी सी से भी तो डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो नाम होता है अर्जेंटेनम होता है, लैटिन नाम अर्जेंटेनम होता है इसका लैटिन नाम, इसलिए अर्जेंटेनम से इसका नाम Ag बना है। जबकि सोना का जो है औरम, Au लिखते हैं, Au इसका संकेत होता है, तो इसका जो है लैटिन नाम औरम होता है। औरम ये लैटिन नाम है। औरम के नाम पर ही सोने को Au से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि चांदी को Ag लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रजत परीक्षण में जो है चांदी का प्रयोग निकलता है, रजत परीक्षण में, तो ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन से है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो जो अधिकांशतः कीट पाए जाते हैं तो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो उसमें ट्रेकिया पाया जाता है, वातक तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। जबकि जो जल के जीव होते हैं क्लोम के माध्यम से श्वसन करते हैं। ये जलीय जीव होते हैं जो क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। फेफड़ों के माध्यम से जो जंतु होते हैं, जंतु हो गए जैसे हम लोग हो गए, तो इस फेफड़ों के माध्यम से हम लोग श्वसन करते हैं। त्वचा के माध्यम से कुछ जीव होते हैं जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, जैसे मेढक हो गया। मेढक जो है जल और थल उसमें दोनों में रह सकता है, उभयचर होता है, तो मेढक जो है त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो गिल, इसको क्लोम को गिल भी कहते हैं। गिल जो मछलियों में पाया जाता है, जलीय जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। जलीय जंतुओं में क्लोम के माध्यम से श्वसन होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, एनेलिडा एवं मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी होता है। तो एनेलिडा देखे होंगे जो आपका केंचुआ होता है, केंचुआ, और केंचुआ क्या है? एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये सरक कर चलने वाले जीव होते हैं। मोलस्का के अंतर्गत जो आपका घोंघा होता है, घोंघा,
ये जल में पाया जाता है। घोंघा तो ये मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। मोलस्का के जो जीव होते हैं इनका शरीर एकदम मुलायम होता है, मुलायम शरीर वाले होते हैं, और इनके बीच की जो कड़ी होती है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी जो होती है, तो नियोप्लिनिया जो है इनकी बीच की कड़ी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। एक होता है बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, तो 120/80 mm Hg होता है। तो ध्यान रखिएगा 120 जो है सिस्टोलिक होता है, 80 जो है डिस्टोलिक होता है। तो 120/80 जो है स्वस्थ व्यक्ति का ये रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। और रक्तदाब जो है बीपी को स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, रक्त बीपी जो है स्फिग्मो मैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। जो बीपी होता है 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। कई बार परीक्षाओं में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। तो किसी जो तत्व होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम, जैसे मान लेते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो देखिए ये फर्स्ट कक्षा हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड कक्षा हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी परमाणु की दूसरी कक्षा में, सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। तो आप देखे होंगे कि जो मोशले की आवर्त सारणी है, तो 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के क्रम में जो है बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, चौथी में जो है आपके 18, पाँचवीं में भी 18, छठी में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी टाइप से सोडियम का विन्यास किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम का देखिए, सोडियम का भी लैटिन नाम होता है सोडियम। इसको यशे से क्यों नहीं लिखा जाता सोडियम, तो यहाँ पर इसका जो नाम होता है नाइट्रोलियम होता है। इसका नाम नाइट्रोलियम। तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रोलियम, और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। थर्ड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो मोशले की आवर्त सारणी है, तो इसी क्रम में बनाई गई है। पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व रखे गए हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए हैं, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं, जबकि अंतिम उसमें 32 तत्व रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अत्यधिक जलनशील होता है। पानी यदि इसमें थोड़ा भी मात्रा में पड़ जाता है तो ये जलने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो भी क्षारीय धातु हैं, यस ब्लॉक फर्स्ट के जितने भी तत्व हैं, इनको सबको केरोसिन में रखा जाता है ज़्यादातर। जैसे सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये ज़्यादातर ज्वलनशील होते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है। जबकि लिथियम जो होता है, लिथियम ये सबसे जो होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और ये सब प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करती है, प्रबल अपचायक होती है लिथियम। यस ब्लॉक के फर्स्ट के ही तत्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक होगा। तो दाब बढ़ेगा, जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल होगा। देखिएगा यहाँ पर फिनॉल एक यौगिक है। तो फिनाल जो है एरोमेटिक यौगिक होता है। फिनाल, ये फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH। ये फिनाल का फार्मूला होता है, ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक जो भी तत्व होते हैं, धुएं के साथ जलते हैं। जब भी आप जलाएंगे उनको तो धुआं निकलेगा। जैसे आप टायर को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो वो एरोमेटिक होता है। कार्बन के एरोमेटिक होते हैं।
और इनकी जो संरचना होती है इस टाइप में एरोमेटिक पाए जाते हैं तब, तो इनमें एकल बाड होते हैं, यहाँ पर OH रहेगा। ये हो गया आपका फिनाल, रिंग शेप में रहते हैं, तो ये आपका जो है एरोमेटिक तत्व होता है फिनाल। ध्यान रखिएगा, जलाने से इनमें धुआं निकलता है जो भी एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक वे तत्व होते हैं जो खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं, जैसे आपका मेथेन हो गया, एथेन हो गया, आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये सब क्या है, एलिफेटिक यौगिक होते हैं। इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलता है, जबकि एरोमेटिक को जलाने पर धुआं निकलता है। मेन फैक्ट यही रहता है कि जिसमें धुआं निकलता है वो एरोमेटिक होते हैं, जिसमें धुआं नहीं निकलता है वो एलिफेटिक होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो जो आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो क्षितिज जो होता है यहाँ पर समीप होता है पृथ्वी के, उसको क्षितिज कहते हैं। तो टोटल प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके कारण जो है दिखाई देते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में दिखाई देते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपवर्तन के बारे में समझ लीजिए, कैसा होता है अपवर्तन। कुछ यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह हो गई और यहाँ पर ये अविलंब हो गया, तो मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से अपवर्तन जब भी क्या है, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये पारदर्शी माध्यम है, ये टोटल हमारा अविलंब हो गया है, ये अविलंब इसको मान लेते हैं, अविलंब है। और ये क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, अविलंब से प्रकाश की किरण जब भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रवेश करते ही वह दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अविलंबवत पड़ती है, अविलंबवत डालती है, विलंब डालती है। यहाँ पर अविलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परंतु यदि तिरछी आपाती होने पर अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सीधी, यदि मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है सीधी यहाँ पर जा रही है, तो ये सीधी जो है तो यहाँ पर नीचे निकल जाएगी। और यदि मान लीजिए ये तिरछी जा रही है तो उसी तल में क्या है कि ऐसे निकल जाएगी यहाँ पर, तो ये तिरछी जो है आपाती उसी दिशा में निकलेगी। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मूल दिशा में ही विचलित हो जाती है, जैसे यहाँ से आई और यहाँ से ऐसे निकल गई, इसको अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन से, कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। तो दूध से जब भी दही बनेगा, दूध से दही में कन्वर्ट होगा, तो कौन सा अम्ल होता है, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध को दही में बदल देता है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूध को दही में बनना लैक्टिक अम्ल के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लैक्टिक अम्ल जो है थकान के कारण, जब भी हड्डियों में जमाव हो जाता है तो थकान लगती है। तो जब भी आपको हाथ पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, थकान लगती है, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में देता है मांसपेशियों के थकान के दौरान शरीर में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है, तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो भी दूध के पदार्थ होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल ही ज़्यादातर पाया जाता है। लैक्टिक बेसिलस जो जीवाणु होते हैं दूध में, लैक्टोबैसिलस होते हैं, मतलब लैक्ट से ही शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये आपका जो यहाँ पर किण्विकरण क्रिया की जाती है उसके माध्यम से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी, इसमें प्रचुर विटामिन सी वाले पदार्थों में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का ये रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन से, जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो प्रांकुर से, मूलांकुर से, राइजोम से, पत्ती से। तो जो जड़ें होती हैं तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीज हो गया, तो यहाँ से मूल अंकुर निकलता है, इसी से क्या है जो जड़ें पाई जाती हैं। तो मूलांकुर जो होता है उसी से जड़ें निकलती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। जो पुराने चित्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम हो गया, ये पुराना हो गया, इसमें जो तेल से जो है कभी कभी क्या है ख़राब हो जाते हैं, उसको क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2 और O2 के द्वारा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसको पुनः से उभारा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन से, ऑर्निथोफिली परागण होता है, तो ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन में किया जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। एनिमोफिली जो है, एनिमोफिली
वायु परागण एनीमोफिली कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा कहलाता है परागण, ध्यान रखिएगा। एनीमोफिली वायु परागण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम जो होता है 37 अंश सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 अथवा 6 जो होता है फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 से 4 फ़ारेनहाइट तक आता है। तो यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट को यदि आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सूत्र होता है C/5 = F-32/9। ये कई बार मैंने सूत्र यहाँ पर लिखा है, आप एक बार ज़रूर निकाल लीजिएगा, जितना आ रहा है तो इस सूत्र से निकल आएगा। C/5 = F-32/9, इनको आपस में क्रिया गुणा कर दीजिएगा, निकल आएगा। यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया है तो इसको यहाँ पर रख देंगे सेंटीग्रेड की जगह पर। यदि फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट की जगह पर रख देंगे तो आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। यहाँ पर बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यदि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो आपको समझ में आता रहे और याद भी हो जाए सरलता से। 16 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण जो है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के यही नियम है। तो देखिए, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश किसके द्वारा होता है? तो एंट अमीबा के माध्यम से पेचिश रोग होता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसकी मैं ट्रिक लिखा देता हूँ। जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं इसकी ट्रिक है रिया पे काला सोना डाल। रिया पे काला सोना डाल, इसकी ये ट्रिक है। जो भी प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होते हैं उसकी ट्रिक है रिया पे काला सोना डाल। तो रिया से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। पायरिया, मलेरिया, पे से हो जाएगा आपका पेचिश, काला से हो जाएगा कालाजार, और आपका सोना से हो जाएगा निद्रा रोग अथवा सोने की बीमारी। तो यहाँ पर निद्रा रोग अथवा सोने की बीमारी, निद्रा अथवा वही है सोने की बीमारी, निद्रा रोग यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा। सोने से हो जाएगा आपका निद्रा रोग अथवा सोने की बीमारी, काला से आपका कालाजार हो जाएगा, पे से आपका पेचिश हो जाएगा, रिया से पायरिया जो है दांतों में पाई जाती है, दांतों में लगता है, मसूड़े से खून निकलता है। इसके जो है इलाज के लिए विटामिन सी जो है कमी के कारण पायरिया रोग हो जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसकी खोज सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉश ने किया था। रोनाल्ड रॉश ने मलेरिया की खोज किया था। मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है, इसके बारे में बताया था। चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो जो जंतु हो गया, जंतु और इकोलॉजी जो पर्यावरण आसपास के वातावरण मतलब इसके एनवायरनमेंट में जो भी अध्ययन करेंगे तो इकोलॉजी कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और इकोलॉजी के जनक जो हैं एजी टांसले इसके जनक माने जाते हैं। टांसले जी पारिस्थितिक तंत्र के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। अनुवांशिकी के जनक, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था अनुवांशिकी के माध्यम से। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। चलिए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया कि रोनाल्ड रॉश जी ने मलेरिया की खोज की थी। ये मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है और मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इसमें मादा एनाफिलीज के माध्यम से मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया रोग फैलता है, ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज, और इसकी खोज रोनाल्ड रॉश ने किया है। जबकि एडिस मच्छर के द्वारा जो है
एडिस मच्छर के द्वारा आपको डेंगू रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। एडिस मच्छर काटेगा तो डेंगू रोग होगा। मादा एनाफिलीज काटेगी तो आपको मलेरिया होगा। यहाँ पर सीवी रमन दिया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की खोज किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मैक्स प्लांक जो है क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिए हैं। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत मैक्स प्लांक जी ने दिया है। सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज किए हैं। रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन जी ने किए हैं, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किए हैं। मैक्स प्लांक क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिए हैं। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है, तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है इसको प्रकाशिक तंतु ही बोलते हैं। प्रकाशिक तंतु, तो जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है टोटल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपवर्तन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी क्या है कोई प्रकाश की किरण अविलंब पर पड़ती है तो वो सीधे उसी माध्यम में चली जाती है। यदि वह तिरछी पड़ती है तो उसी माध्यम में फिर से जो है लौट जाती है, तो ये होता है अपवर्तन होता है। यहाँ पर कभी कभी देता है कि जो तारों का टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तो जो तारों का टिमटिमाना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। और जल के अंदर जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर पानी है, जल के अंदर कोई एक सिक्का पड़ा है तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जो इसकी वास्तविक गहराई है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो जो है अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। और जो जल में जो मछली रहती है तो मछली जो है ऊपर ही दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अब वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, तो सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जैसे हीरे का चमकना हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। टोटल जितना भी प्रकाश पड़ता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये इसका जो शर्त होती है कि देखिए थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सतह है, सतह पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हमारा कांच हो गया और ये क्या है वायु हो गया। तो जो प्रकाश की किरण है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जैसे मान लीजिए, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो माध्यम जो है एक उसमें सघन से विरल होना चाहिए, विरल से सघन होना चाहिए। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, जैसे आपतन कोण यहाँ पर जो बनेगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण जो आपतिक किरण होती है उसमें आपतन कोण बनता है, और यहाँ पर जो क्रांतिक कोण होता है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सतह है, इससे क्या है वो बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब भी क्या है कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर वो किरण झुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये अभिलंब है, टोटल ये विलंब है, सीधी जो रेखा होती है विलंब कहलाती है, ये हमारी सतह है। तो सतह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपतित किरण हो रही है तो आपतित किरण यहाँ पर अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है विरल माध्यम है, विरल। और ये जो कांच है, ये कांच जो है आपका सघन माध्यम है, तो ये जो सघन माध्यम है, तो जब भी विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में आती है तो विलंब की ओर झुक जाती है, तथा जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कांच है, कांच से कोई किरण विरल माध्यम में जा रही है तो विलंब से जो है तो ये दूर हटेगी। तो इस चीज़ को भी, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना, और कांच जो है आपका कांच का जो चटका हुआ भाग रहता है, टूटा कांच जो है चमकता दिखाई देता है, कांच का चटका हुआ भाग का चमकना, और जो है आपका मृग मारीचिका का बनना, मृग मारीचिका का बनना, ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। जो टूटा हुआ कांच देखते होंगे, जो दरार पड़ी रहती बहुत ज़्यादा चमकता दिखाई देता है। पानी से जैसे मान लीजिए पानी में जो परख नली है वो भी चमकदार दिखाई देती है। ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ पहली बार वॉच करें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।